नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका डेट 30 दिसंबर है और चैप्टर नंबर 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसे कवर करने के बाद आपके पास सिर्फ एक चैप्टर बचता है, वो भी कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट कंट्रीज, तो उसे भी हम देखेंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट मोस्टली द पॉलिटी सेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके अंतर्गत 1950 1951 दोनों आ जाते हैं। और थोड़ा सा बेसिक कंटेक्स्ट की बात करें तो आप समझने का कोशिश करिए कि हमारे देश में इलेक्शन रेगुलर बेसिस पर होते रहता है। चलो जनरल इलेक्शन हुआ, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ, या फिर कहीं कहीं सीट्स खाली हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो गई, तो वहाँ पर बाय इलेक्शंस होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इलेक्शन का प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिसके आधार पर पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। और किसी भी प्रकार का त्रुटि है, बाइसनेस है, तो उसको भी एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब कुछ कंट्रोल किसके माध्यम से होता है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या फिर यूं कहें कि पार्लियामेंट ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लेकर आया था। जैसा कि वर्ष से आपको पता चल रहा है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक उसके 1 साल बाद ही इसे लागू किया गया। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था, जबकि ये आपका 1951 में आया है। तो पहले जनरल इलेक्शन या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से ही ये प्रोविजंस जो कि इलेक्शंस को गवर्न करते हैं मौजूद हैं। और समय टू समय, मतलब टाइम टू टाइम, इसे चेंज भी किया गया है, कुछ चीज़ों का एडिशन किया गया है, क्योंकि चेंज इज द नेचर। चेंज जो है वो होते रहता है, सोसाइटी में चेंज हुआ है, इलेक्शन कराने के मैकेनिज्म में चेंज हुआ है। अब हमारा ईवीएम सिस्टम है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को फॉलो करेगा, उसके प्रोविजन के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। पूरा जो इलेक्शन का सिस्टम है हमारा, कि पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, बाय इलेक्शन इलेक्शन का क्या प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सबका क्या प्रक्रिया है, अलोंग विथ कोई भी डिस्प्यूट है, प्रोग्राम है, डिस्प्यूट है या प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस करने की बात है, या फिर इलेक्शन एक्सपेंडिचर है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि कैंडिडेट का मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर कर सकता है वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही, या फिर जो नॉमिनेशन पेपर फाइल की जाती है उसकी क्या प्रक्रिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ही है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं मेंशन है, लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल यही है। तो आप सोचेंगे कि मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स और इलेक्शन का जो मुद्दा है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस के लिए। और ऐसे में थोड़ा सा ब्रॉडर डिटेल्स होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि जो आपका ये एक्ट है, ठीक है, इसमें और क्या क्या फीचर्स की बात की गई है। तो आप देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी along with allocation of seats and the delimitation of the constituency for the purpose of Lok Sabha, state legislature। ऑलरेडी हमने डिलिमिटेशन के टॉपिक में इसको डिटेल से कवर किया है। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की बात हम कर रहे हैं। 1951 में जो बात कही गई है वो बेसिकली इलेक्शन के कंडक्ट को लेकर है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। 50 में अलग कुछ प्रोविजन है और 51 में अलग कुछ प्रोविजन है। इसमें आपको एक नहीं समझना है, पहली बात तो ये। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कि आखिरकार सिग्निफिकेंस क्या है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे फेयर इलेक्शन इंश्योर करता है कि भाई कहीं पर भी जो है बेईमानी से वोट ना हासिल किया जाए, या फिर कहीं पर हाईजैकिंग ना हो जाए बैलेट्स का, या फिर कोई भी कैंडिडेट प्रभावित ना कर सके वोटर्स को कि भाई तुम मेरे लिए ही वोट दो, हम तुम्हें पैसे देंगे, ये देंगे, बेनिफिट देंगे।
है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इंश्योर्स इक्वालिटी। कैसे? एक तो ये है एक इलेक्टोरल रोल, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर असेंबली का इलेक्शन हो। दूसरी बात ये कि अगर एक कैंडिडेट 2 कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है और दोनों में जीत जाता है, ये मैं थोड़ा सा अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, तो उसको एक सीट वेकेट करना पड़ेगा। मतलब फाइट तो वो 2 सीट से कर सकता है, लेकिन एक ही कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। 14 दिन के भीतर भीतर उसको बताना पड़ेगा कि कौन से कंस्टिट्यूएंसी में वो बना रहना चाहता है। तो इससे क्या हुआ? 1 कंस्टिट्यूएंसी 1 रिप्रेजेंटेशन। तो इससे क्या हुआ? इंश्योरिंग इक्वालिटी। उसके बाद डीक्रिमिनलाइजेशन। कैसे? तो कोई भी कैंडिडेट अगर कोई क्राइम में इंगेज है, फंसा हुआ है, कन्विक्टेड है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ओके। फिर देखिए ट्रांसपेरेंसी। कैसे? तो डिक्लेरेशन किया जाएगा कैंडिडेट के एसेट्स का, लायबिलिटीज का, एज वेल एज ये सब जो डिक्लेरेशन किया जाता है। फिर जो वोटर्स होते हैं वो इससे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं उनके एसेट्स को, उस पर क्या क्रिमिनल केसेस हैं, इन सब की स्टडी करके वो फिर वोट देने का निर्णय करेंगे कि किसको वोट देना चाहिए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्टर्स दैट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग द कैंडिडेट। भाई अगर हमें कैंडिडेट के बारे में पता ही नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या केस है उसके ऊपर, कितना एसेट है, तो फिर हम एक अवेयर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के माध्यम से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए इलेक्टोरल ऑफिसर्स को भी तैनात किया जाता है ताकि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। बाकी अगर हम चले कुछ चैलेंजेस की, तो चैलेंज है भाई, और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है लंबे समय से रिफॉर्म्स की मांग करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन दिक्कत यही है कि पॉलिटिकल विल की कमी, या फिर यूँ कहो कि पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करना ही नहीं चाहते। क्योंकि मैंने आपको डाटा बताया था कि क्या स्टेटस है हमारे मेंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू द क्राइम केसेस। ओके। दूसरी बात ये हो जाती है रूलिंग पार्टी जो सरकार में होती है, चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंटर की बात करें, तो उनको एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। एंड दे कैन यूज ऑफिशियल मशीनरी, इलेक्टोरल फंडिंग। और एक उदाहरण भी दिया जाता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम था उसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को पैसे कलेक्ट हुए, तो आप देख सकते हैं 95% ऑफ द फंडिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड से गया है वो एक ही पार्टी को गया है, दैट इज द रूलिंग पार्टी। हालांकि आप पार्टी के नाम एग्जाम में न लिखे तो बेहतर होगा, 1 पार्टी कह सकते हो, डेडिकेटेड टू सिंगल पार्टी, ऐसे करके लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, समझने वाले समझ जाएंगे। फिर देखिए despite we have the representation of people act and many provisions under this to regulate the criminals entry or those having the criminal charges, उसकी एंट्री को प्रिवेंट नहीं कर सके हैं, क्योंकि डाटा यही बताता है। ये तो मैं यहाँ पर 2019 के लोकसभा के डाटा दी गई है, अभी जो लेटेस्ट का डाटा है उससे आप अपडेट कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिर देखिए सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, डिजिटाइजेशन का दौर आ चुका है, और ऐसे में फेक न्यूज, डी फेक काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, जो कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम करता है और डी इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है इलेक्शन मशीनरी। सो दैट ऑल्सो पोजेज चैलेंज। ओके। एंड डिस्पाइट इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम खत्म होने के बावजूद सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलते रहती है, तो इसको हटाना मुश्किल वाली बात होती है। जैसे आप देखते हैं ना, एक नियम है कि जिस दिन आपका इलेक्शन होगा उससे 48 घंटे बिफोर तक कोई भी कैंपेन नहीं होगा, कोई भी नई योजना, ये सब कुछ लॉन्च नहीं होगा। योजना तो चलो छोड़ो, लेकिन कैंपेनिंग नहीं होगा। जैसे होता है ना, प्रोग्राम किए जाते हैं लीडर्स के द्वारा, तो वो सब नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया तो भाई हर जगह पहुंच गया है, और इसमें डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कौन से पोस्ट जो हैं वो वायलेट कर रहे हैं प्रोविजंस को, कौन से नहीं।
तो काफ़ी ज़्यादा ब्लरिंग हो चुकी है। उसके बाद देखिए, देयर इज नो पावर टू डी रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्टर करने का तो पावर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, बट डी रजिस्टर करने का नहीं है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे भाई? क्योंकि जो इलेक्शन मशीनरी है उसमें जो ऑफिशियल्स आते हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, ऑफिशियल्स ही होते हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, इलेक्शन एक पॉलिटिकल मामला है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो मे बी इम्पार्शियलिटी ना हो, मे बी बायसनेस हो, क्योंकि ऑफिशियल जो है मोस्टली गवर्नमेंट के एजेंट ही होते हैं ना। तो ये है आपका चैलेंज, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें कि डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो एक तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है ऑफ एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल है अंडर सर्टेन एक्ट्स ऑफ द इंडियन पिनल कोड, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, या फिर यूएपीए, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, या फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इन्हें अगर फाइन इन पर लगाया गया है और ये फाइन जो है 6 साल तक इनको पे करना पड़ेगा, तो ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। या फिर इन पर जेल टर्म दिया गया है, जेल की सजा मिली है, 6 साल तक ये जेल में रहेंगे, तब भी इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति गिल्टी है, दोषी है और वायलेटिंग एनी लॉ विच प्रोहिबिट्स स्टॉक पाइलिंग और प्रॉफिटरिंग, या फिर कोई भी लॉ जो प्रोहिबिट करता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड या फिर मेडिकेशंस में एडल्ट्रेशन अगर किया जाता है, तो इसके कारण भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। डेयरी प्रोहिबिशन एक्ट वाला भी लॉ को कोई वायलेट करता है तब भी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है ऑफेंस में और उस ऑफेंस में उसे कम से कम 2 साल की सजा मिली है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 साल की सजा, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन। जिस दिन कन्विक्ट हो गया है, कन्विक्ट मतलब दोषी साबित हो गया है, तो वो उस दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसकी मेंबरशिप, और तब तक ये डिस्क्वालीफाई रहेंगे, कब तक? 6 ईयर आफ्टर हिज रिलीज, यानी कि 2 साल शुरुआत में तो इनको रहना ही है, ठीक है, प्लस 6 साल, और ये 2 साल से ज्यादा भी सजा मिल सकती है, हो सकता है 3 साल सजा मिले, लेकिन उसके रिलीज के बाद 6 साल एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम बात करें क्या कुछ रेमेडीज है जिससे डिस्क्वालिफिकेशन को या टर्म को कम किया जा सकता है, तो बेसिकली देयर इज वन ऑफ द रेमेडी, लाइक जो भी कैंडिडेट है, जो भी कल्प्रिट है, कन्विक्ट है, वो इलेक्शन कमीशन के पास अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 11, एंड वो बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इम्प्रिजनमेंट टर्म को थोड़ा, जो डिस्क्वालिफिकेशन टर्म है उसको थोड़ा कम करिए, तो वो किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा। एक आध प्रोविजन में तो, मतलब एक आध एविडेंस ऐसा है, एग्जाम्पल्स ऐसा है जहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन को कम टर्म के बाद डिसेबल किया गया था। ओके, दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच किया जा सकता है अंडर सेक्शन 116A, एंड कैसे? तो अगर हाई कोर्ट ने सजा दी है इलेक्शन पिटीशन के मामले के आधार पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके आपका डिस्क्वालिफिकेशन को हटाया जा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके दलील को वैलिड मानती है तब। ओके, मतलब सिंपल ही अपील का प्रोविजन। बाकी अन्य डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन की बात करें तो बहुत सारे हैं, एक एक करके आपको जानने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर लेकर, तो इसलिए मैं कुछ बता रहा हूँ। तो कुछ कुछ जो ब्रॉडर प्रोविजंस है ना उससे ही ध्यान रखेंगे ताकि आप भी इसे याद रख सके। अब इतना सेक्शन प्रोविजंस याद रखना मुश्किल ही होता है और इतना इस टाइप से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति मैनेजिंग एजेंट है, मैनेजर है, या फिर कंपनी के सेक्रेटरी के पद पर है, खासकर उस कंपनी में या कॉर्पोरेशन में जहाँ पर गवर्नमेंट का जो शेयर है 25% या उससे ज्यादा है, ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति
इलेक्शन एक्सपेंस जितना भी वो खर्च किया है उसका अकाउंट या डिटेल्स नहीं सबमिट करता है तब भी डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ये है अदर फैक्टर्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। फिर देखिए जनता के लिए भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के नियम है। आप देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति है उसको वोटिंग के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन में फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स अगर वो कन्विक्ट पाया गया अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइवरी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 दैट इंक्लूड्स ऑफेंस ऑफ प्रोमोटिंग इनिमिटी, दुश्मनी पैदा करना कम्युनिटीज के बीच में, या फिर बैलेट पेपर्स को रिमूव करना फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन, या फिर नॉमिनेशन पेपर को गलत तरीके से डिस्ट्रॉय करना। तो इन सब के अंतर्गत भी पर्सन को वोटिंग करने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 6 साल तक। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्वालिफिकेशन के सब प्रोविजंस देखे हैं, कुछ कुछ अच्छे से याद रखेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप इसे अच्छे से अप्रोच करेंगे। बाकी अगर हम बात करें जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है और इसको कहीं ना कहीं अच्छे से नोट डाउन करिए, क्योंकि ये सब जजमेंट जो है ना कौन से टॉपिक के अंतर्गत आ सकता है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंतर्गत आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या सुधार लिए गए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट सबके जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है ना वो सब भी आएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये जजमेंट जो है सिर्फ ऐसे ही दे दिया गया है, आप फैक्ट को देने के पीछे का कारण समझिए कि क्यों दिया गया है। ठीक है, एक फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस केस, जो कि आपका 2013 में ये केस पर सुनवाई हुई थी। इसमें ये बात बोली गई थी कि अगर कोई कन्विक्टेड लेजिस्लेचर, मान के चलिए हाई कोर्ट की तरफ से कन्विक्टेड हो गया, अब क्या है कि अगर वो 3 महीने के भीतर भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर देता है तो तब तक उसका सीट वेकेट नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुना ना दे, या फिर हायर जुडिशियरी या फिर जहां अपील किया गया है वो फैसला सुना ना दे। ये बोला गया, तो एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिल गया ना ऐसे कन्विक्टेड लेजिस्लेचर को। तो इस फैसले में ये हुआ था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया इस फैसले को, जो कि है आपका सबसेक्शन 8 क्लॉज 4 इन 2013 लिली थॉमस केस। शायद मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया आपको, एक बार फिर से हम इस जजमेंट को क्लैरिटी से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले प्रोविजन हुआ करता था 2013 से पहले, इस जजमेंट से पहले वो प्रोविजन क्या था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जो आपका सब सेक्शन 8 क्लॉज 4 है ना, इसमें ये होता था कि अगर कोई कन्विक्टेड लेजिस्लेचर जिसको सजा मिल चुकी है, ठीक है, और उस कन्विक्टेड फैसले पर, जो फैसला है उस जजमेंट पर, वो अपील फाइल कर देता है हायर कोर्ट में, तो अगर अपील 3 महीने के भीतर भीतर फाइल की गई है फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट, तो उसका जो सीट है ना वो वेकेट नहीं किया जाएगा, वो तब भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर ही होगा, रिप्रेजेंट करेगा, और तब तक जब तक अपील से भी फैसला ना आ जाए तब तक वो रहेगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्रिमिनल्स को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया ताकि केस चलते रहे लंबा, और कोर्ट सब में तो फैसले आने में लंबा समय होता है, और अगर कोई भी लेजिस्लेचर पावर में है तो बहुत सारे तरीके से जो केस है उसको एक्सटेंड करवा दिया जाता है, तो ऐसे में इनडायरेक्टली वो प्रोटेक्शन एंजॉय करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सब सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया इन द 2013 लिली थॉमस केस। ओके, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इलेक्टोरल सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन को हटाने के लिए, कमजोर करने के लिए। तो दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन फील्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ये जजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट ऑल्सो
हेल्पफुल इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द इलेक्टोरल सिस्टम। फिर देखिए 2013 में पटना हाईकोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को जो जुडिशियल या पुलिस डिटेंशन में वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, ये बात बोली गई। फिर देखिए जो 244th रिपोर्ट है लॉ कमीशन का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसमें क्या रिकमेंड किया गया था कि अगर कोई लेजिस्लेचर है उस पर चार्ज भी फ्रेम किया गया ना कि हाँ भाई ये चार्ज इन पर लग रहे हैं, तब से ही इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए टू कर्ब द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। लेकिन आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि भाई अब इतने ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो गए ना पार्टीज के बीच में, तो कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर एसोसिनेशन करने के लिए जो पार्टी इन पावर है वो झूठे केस लगा सकती है, थोप सकती है, और इससे कहीं ना कहीं कैरेक्टर एसोसिनेशन हो जाता है और जो पार्टी इन पावर है, रूलिंग पार्टी है, उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो वैसे तो आप ये सजेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक इंक्वायरी गठित की जानी चाहिए, और अगर उस फास्ट ट्रैक इंक्वायरी में ये निकल कर आता है कि हाँ डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, तब डिस्क्वालीफाई किया जाए। बाकी ये मेरा सजेशन था, आप लॉ कमीशन के सजेशन को हूबहू लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, जहां तक मेरा सजेशन है मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ही मेंशन किया गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई इतने सारे पार्टीज आप देखते हैं, नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, फिर रजिस्टर्ड पार्टीज भी होती हैं। रजिस्टर्ड पार्टी की संख्या तो बहुत ज्यादा है, बट उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तो पार्टी रजिस्टर्ड हुई और उसको रिकॉग्नाइज भी होना पड़ता है, तब जाके इलेक्शन में बेनिफिट्स इन्हें मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलती है। क्या बेनिफिट मिलता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन रजिस्टर के साथ साथ रिकॉग्नाइज भी होना पड़ता है कि भाई आप स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाओ या फिर नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाओ। और कैसे रिकॉग्नाइज होगा, तो बेसिकली सीट या वोट लाने पड़ेंगे, और उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं तो कम से कम 6% वैलिड वोट लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर आइए, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा स्टेट मिलाकर कंबाइंड फॉर्म में, प्लस 4 लोकसभा सीट्स लेकर आइए, या फिर 2% लोकसभा सीट्स लेकर आइए फ्रॉम द 3 स्टेट्स, या फिर स्टेट पार्टी आप बन जाइए इन द 4 स्टेट्स और मोर, तब आपको नेशनल पार्टी का टैग मिल जाएगा। स्टेट पार्टी के बारे में आप खुद एक बार पहुंच करके पढ़ेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट दिया गया है, हम ज्यादा इसको एलंगेट करना नहीं चाहते, ज्यादा फैक्चुअल नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक है आपका रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी, नाम से ही क्लियर हो रहा है पार्टी रजिस्टर्ड तो है लेकिन अभी भी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है। तो जो अनरिकॉग्नाइज पार्टीज हैं ये बेसिकली न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज होते हैं, सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ वोट या सीट्स नहीं मिला है एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड या फिर ये भी हो सकते हैं वैसे पार्टी जो कभी इलेक्शंस में कंटेक्स्ट ही नहीं किए सिंस द रजिस्ट्रेशन। तो इनके लिए भी कुछ सजेशन दिया जा सकता है कि भाई अगर एक सर्टेन टाइम लिमिट तक ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं या फिर इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो इनको हटा दिया जाए, या फिर इनको जो है जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट से वंचित कर दिया जाए। नहीं तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं, और एक्चुअल में क्या होता है ना कि इन बेनिफिट से ये एंजॉय करते रहते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन। बाकी अगर हम चले कि क्या बेनिफिट्स होता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी है, तो आप देख सकते हैं दे एंजॉय एग्जम्पशन फ्रॉम प्रपोजल, यानी कि जो भी कैंडिडेट है जो ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उनको प्रपोजर की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, अगर सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी है ना तो आपको 10 व्यक्ति चाहिए प्रपोज करने वाला कि हाँ भाई इस व्यक्ति को हम कैंडिडेट के रूप में प्रपोज करते हैं। तो अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी जरूरत नहीं होगी, प्रपोजर की जरूरत नहीं होगी। साथ के साथ क्या है, इक्विटेबल शेयर ऑफ टाइम मिलेगा ब्रॉडकास्ट में, टेलीकास्ट में, चाहे वो आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, ताकि आप प्रचार प्रसार कर सके। साथ के साथ जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, ठीक है,
उनके बुलाने में जो भी खर्च आते हैं, उनके इवेंट ऑर्गेनाइज करने में जो भी खर्च आते हैं, वो कैंडिडेट के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। पार्टी के मतलब कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होता है। और आप ये पूछेंगे कि सर स्टार कैंपेनर कौन होते हैं? तो बेसिकली स्टार कैंपेनर जो है ना, वो पार्टिकुलर कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं ताकि वो जीत सके। जैसे आप देखते होंगे कभी-कभी कि कोई कैंडिडेट है, फेमस कैंडिडेट है, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर एक्टर्स आते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं स्टार कैंपेनर, ताकि वोट को आकर्षण किया जा सके। ओके, तो ये बात हो गई। फिर दूसरी बात क्या है? फ्री सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो भी आपका वोटर लिस्ट है वो कैंडिडेट्स को दिया जाता है। फिर रिजर्व्ड सिंबल, जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको रिजर्व सिंबल मिलते हैं। ओके, उसके बाद एडजर्नमेंट ऑफ पोल्स, यानी कि अगर रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट जो किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे, पता चला कि इलेक्शन से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे में क्या होगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उस कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्शन को डिले कर देंगे और बाद में किसी अन्य दिन वहां पर इलेक्शन करवाया जाएगा। सिंपली बाय इलेक्शन रूल वहां पर लागू हो जाएगा, ठीक है? सो वी हैव डिस्कस्ड दिस about recognition of the political party, registration of the political party. Now we are moving to the next topic, right to know. It is very very important, ठीक है? वैसे भी important है, आपके अवेयरनेस के लिए भी important है। देखिए, आप किसी भी कैंडिडेट को वोट देते हैं, किस ग्राउंड पर देते हैं कि भाई उसका कोई क्राइम तो नहीं है, किसी क्राइम तो नहीं किया, कन्विक्टेड तो नहीं है, उसकी एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये पूरा अगर कोई आकलन करके वोट देता है तो उसको हम कहेंगे अवेयर वोटर, जानकार मतदाता है वो। लेकिन सिर्फ हवाबाजी में कि हाँ भाई ये हमारे धर्म के, हमारे जाति के, तो हम तो इन्हीं को वोट देंगे, चाहे 50,000 केस इन पर क्यों ना लगाओ, चाहे 50,000 करोड़ का इनका एसेट क्यों ना हो। कभी ये भी तो सोचने का कोशिश करो कि इतने ज्यादा क्रिमिनल केस क्यों लगे पड़े हैं, इतना ज्यादा एसेट कहाँ से आ गया, कुछ तो गड़बड़ी है भाई। तो ये सवाल नहीं उठता है, सवाल उठता है वो किस धर्म के हैं, कुछ जाति के हैं, है ना? हमारा और तेरा वाला सिस्टम लागू हो जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक बढ़िया नेता हमारे समाज से उठकर नहीं आ पाता है। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी इस चीज को आप समझते भी होंगे। यू आर वेल अवेयर पीपल, ओके? सो राइट टू इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने कैंडिडेट को पहचान सके, जान सके। और फॉर दिस नॉमिनेशन पेपर में बहुत सारे डिटेल्स भरवाए जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा, लाइक कौन से क्राइम के लिए एक्यूज्ड हैं, यानी कि इन पर चार्ज लगा हुआ है, जिसमें जो आरोप है टर्म्स का वो 2 साल या उससे ज्यादा का है, या फिर कन्विक्टेड हो किसी भी ऑफेंस में और उस ऑफेंस के लिए 1 साल या उससे ज्यादा का जेल टर्म आपने काटा हो या फिर काटने वाले हो तो भी। तो ये सब क्या तरीका है? इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को लाने का एक अच्छा तरीका है ना, राइट टू नो या राइट टू इन्फॉर्मेशन। वैसे अगर देखा जाए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका आर्टिकल 19 क्लाउज 1, मतलब आर्टिकल 19 में मेंशन है, ठीक है? मतलब सब डेराइव्ड राइट्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत। बाकी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्टर्स, तो बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जुडिशरी ने भी काफी अच्छा खासा रोल प्ले किया है इन इंश्योरिंग द इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। जैसे आप देखिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट, यानी पास्ट के कोई क्रिमिनल केस है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेट एज वेल। इसलिए आप कभी कभी कैंडिडेट के प्रोफाइल को देखिए तो वो जरूर बताया जाता है वहां पर कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। फिर देखिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003,
यहाँ पर क्या है, वोटर्स को फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑफिस इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम एंड एसेट्स। बस इतना ही जानिए, काफी है। फिर देखिए रिसर्जेंस इंडिया केस 2013, इसके अंतर्गत कंपलसरी कर दिया गया आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो नॉमिनेशन पेपर सब एक्सेप्ट करते हैं, तो ये रिजेक्ट कर सकते हैं नॉमिनेशन पेपर्स अगर वो नॉमिनेशन पेपर में इनकम्प्लीट डिटेल है या ब्लैंक एफिडेविट्स है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन हो गया ना। इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे कैंडिडेट बढ़िया है या खराब है। ओके, फिर एक और केस है लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन 2018। इसमें बेसिकली क्या बोला गया था कि जो इनकम सोर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, इसमें सिर्फ कैंडिडेट के इनकम सोर्स नहीं बल्कि उनके जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब समझते हैं आप, जैसे पति है तो पति का स्पाउस पत्नी हो गया, पत्नी का स्पाउस पति हो गया, ये होते हैं स्पाउस। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंट्स, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट्स होते हैं जो कमाते नहीं है। ठीक है, तो उनके भी इनकम जो है वो साथ के डिक्लेयर किए जाए, ये बोला गया था। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ये सबसे यही पता चलता है कि जुडिशरी ने कहीं ना कहीं इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, 2002, 2003, 2013, 2018, 2015। ठीक है, फिर देखिए एक और प्रोविजन है इलेक्टोरल एक्सपेंस को लेकर, जैसे कैंडिडेट जो भी खर्च कर रहा है इलेक्शन के दौरान, तो सेक्शन 77 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अनुसार क्या है कि जो भी कैंडिडेट है उनको सेपरेट और करेक्ट अकाउंट रखना पड़ेगा जो भी ये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इन कनेक्शन विद द इलेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन टू द डेट ऑफ रिजल्ट, तो जो भी खर्च किए हैं वो पूरा ब्यौरा रखना पड़ेगा, डिटेल्स रखना पड़ेगा, ताकि पता तो चले कि कितना खर्च किया गया है। अब इसमें भी दिक्कत ये होता है ना कि जो विजिबल खर्च है वो तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन इनविजिबल बहुत सारे खर्च किए जाते हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, वो अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। तो सिस्टम भाई बहुत अंदर तक उसमें ट्रैप है। धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा तब आप और अवेयर होंगे। बाकी अगर हम बात करें करप्ट प्रैक्टिसेस की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत क्या करप्ट प्रैक्टिसेस है, जो कि आपका सेक्शन 123 में बताया गया है, डिफाइन किया गया है। लाइक इनेमिटी और हेटर, दुश्मनी या फिर गुस्सा, हेटर पैदा करना, ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आएगा। या फिर सती या फिर उसको ग्लोरीफाई करने का अगर प्रयास किया जाता है, घूस लिया जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस टू द वोटर्स, ठीक है, लाइक धमकाना या फिर पैसे देकर लालच देना, तो ये सब भी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आएगा। फिर धर्म के नाम पर अपील करना, भाई हमें वोट दो, हम तुम्हारे जाति के हैं, तुम्हारे धर्म के, बूथ कैप्चरिंग हो गया, फॉल्स पब्लिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसके कारण कैरेक्टर एसोसिनेशन हो सकता है दूसरे कैंडिडेट का। उसके बाद कंट्रावेंशन ऑफ ऑथोराइजिंग एक्सपेंडिचर, जो लिमिट दी गई थी उस लिमिट को क्रॉस कर देना, तब भी आपका करप्ट प्रैक्टिसेस में आ जाएगा। या फिर किसी व्हीकल का इस्तेमाल करना फॉर फ्री कन्वेंस ऑफ एनी इलेक्टर, कि भाई आ जाओ मैं तुम्हें पोलिंग बूथ तक छोड़ देता हूँ और पोलिंग बूथ से घर तक छोड़ दूंगा। भाई क्या मतलब है ये? अपने परिवार के लिए भले वो कर सकता है, लेकिन पता चला कि भाई सारे वोटर्स जो कंस्टिट्यूएंसी के लिए, उसको पूरा एकदम बस अरेंज करवा दिया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली ये प्रभावित करेगा ना उसके बिहेवियर को। सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इसको आम भाषा में। ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी जब आपने पढ़ा होगा टॉपिक को, तो सोशल इंजीनियरिंग जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, so after covering this, now we are moving to the next topic, that is electoral offense। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, तो इसके ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहना ज्यादा सही है। और बस आपको ये समझना है कि कहाँ पर क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं किस टॉपिक के लिए, दैट्स द इम्पोर्टेंस। ओके, बाकी अगर हम बात करें इलेक्टोरल ऑफेंस की, तो नाम से ही क्लियर है, इलेक्शन के दौरान किए गए ऑफेंस को इलेक्टोरल ऑफेंस किया जा सकता है, कहा जा सकता है। और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिस्ट भी किया गया है चैप्टर 3 में। तो क्या क्या इलेक्टोरल ऑफेंस हो सकता है, लाइक पब्लिक मीटिंग चल रही है उसमें डिस्टरबेंस पैदा करना, या फिर एग्जिट पोल्स के रिजल्ट को पब्लिसाइज करना। अभी एग्जिट पोल वाला क्या लोचा है भाई, तो आप देखते होंगे
कि इलेक्शन का दिन है, अब अगर कोई मीडिया उस दिन पूरा एकदम कैमरा लेके पूछ रहा है कि भाई आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, और हर कंस्टिट्यूएंसी में अगर ऐसा होने लगे, तब तो भाई रिजल्ट जो है उसी समय डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में जो भी जनता टीवी देखकर वोट देने जा रहे हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, अच्छा भाई ये जीत रहा है, चलो हम अभी देने वाले नहीं थे वोट जाने के, इस एग्जिट पोल के कारण अब हम जा रहे हैं देने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए एग्जिट पोल्स पब्लिश करना, खासकर इलेक्शन का जो दिन है और जब आपका पोल्स हो जाएगा उसके आधा घंटे बाद, तब तक अलाउ नहीं है। हालांकि आप देखते हैं टीवी पर एग्जिट पोल दिया जाता है तो एक्चुअल में ओपिनियन है, वो जनता से पूछता नहीं है, जो वोटर से उनसे नहीं पूछा जाता। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया हो या नहीं, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वो उनका अपना एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनजीओ होता है, जो ये एनालिसिस करता है किसको जीतना है, किसको नहीं, किसको कितने सीट्स आएंगे। वैसे आजकल सारा जो ये एग्जिट पोल्स है मीडिया वाले का गलत साबित हो जाता है, ये भी एक फैक्ट ही है आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी, इतने डाटा होने के बावजूद भी। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग मटेरियल प्रमोटिंग हेटेड बिटवीन क्लासेस, तब भी आपका इलेक्टोरल ऑफेंस है। प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर होल्डिंग पब्लिक मीटिंग विच एक्सीड्स द ऑथोराइज टाइम। भाई 5 घंटे का टाइम मिला था लेकिन पता चला 6 घंटे 7 घंटे प्रवचन देते रह गए, तो भी आपका इलेक्टोरल ऑफेंस कहलाया जा सकता है। बूथ कैप्चरिंग इज ऑल्सो ए क्राइम। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो क्राइम के अंतर्गत आ सकते हैं, यहाँ पर मैंने दे रखा है, बट मोस्टली इट इज नॉन यूजेबल। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। कहीं कहीं कुछ कुछ प्रोविजन भले ही यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो आफ्टर कवरिंग दिस नाउ वी आर मूविंग टू द पेड न्यूज। उसके बाद हम चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक, दैट इज योर वोटिंग राइट्स का मुद्दा फॉर द एनआरआई। तो कैसे एनआरआई की वोटिंग होती है और इसमें क्या कुछ रिफॉर्म किया जा सकता है, देन वी विल एंड द सेशन। ओके, तो अगर हम बात करें पेड न्यूज की, नाम से ही पता चलता है भाई पैसा दो और जिस भी प्रकार का न्यूज चलाना है वो न्यूज चला दो, यही है पेड न्यूज, ठीक है। किसी पार्टी को फेवर करना है, किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करना है, तो ये सब पेड न्यूज के माध्यम से हो सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि गवर्नमेंट जो है या फिर अपोजिशन पार्टी ही है, ठीक है, वो कह सकती है कि भाई अगर आप हमारे फेवर में न्यूज नहीं चलाओगे तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, हम आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएंगे, हम आप पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन लगा देंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप इस चीज को समझने का कोशिश करिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि इलेक्शन का जो इश्यू है ना बहुत डेप्थ तक घुसा हुआ है, जितना खोदेंगे उतना बाहर आएगा। ओके, तो पेड न्यूज क्या हो गया, पैसे ले लो और तारीफ या बुराई करो। और क्यों किया जाता है भाई, तारीफ या बुराई करेंगे तो इससे जो भी व्यूअर्स हैं उसके माइंड में एक परसेप्शन बनने लगेगा। आप समझिए कि बार बार किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पहली बार वो बोलेगा नहीं भाई आरोप गलत है, फिर दूसरी बार हमने दूसरे केस में फंसाया, दूसरे मुद्दे पर क्रिटिसाइज किया, फिर वो बोलेगा नहीं भाई गलत है। फिर तीसरे से चौथे बार अगर उसे उस प्रकार का निगेटिव न्यूज दिखाएगा तो अगली बार यही बोल देगा हाँ भाई ये गलत है, यही पापी है, यही जो है क्राइम किया होगा। ऐसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जबकि अभी भी हम वही बायसनेस पर हैं, वही स्टैंड पर हैं, क्योंकि अभी चीजें साबित हुई नहीं है, लेकिन हम कड़ियां जोड़ने लग जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 कड़ियों के बाद तो हम तहस से नस हो जाते हैं और हम बिलीव कर लेते हैं कि नहीं यही चीज सच होगा। जबकि सच है या झूठ वो एक्चुअल वेरिफिकेशन के बाद ही तो होता है, एक्चुअल ट्रायल के बाद ही होता है, एक्चुअल कन्विक्शन के बाद ही होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पेड न्यूज, तो पहली बात तो ये है कि भाई पैसा दे के न्यूज चलाया जाता है तो इट रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ मनी पावर, और जिसके पास पैसा होगा वो ज्यादा पेड न्यूज चला सकता है, फेवर कर सकता है, अपना तारीफ करवा सकता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दिस मीडिया दैट मीडिया, हर मीडिया में अपना प्रचार प्रसार करवा सकता है। फिर देखिए आप हिट्स द बॉटम ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि ये वोटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। मैंने सोशल इंजीनियर के बारे में बहुत एग्जाम्पल दिया है आपको। फिर देखिए इट अफेक्ट द पीपल्स थिंकिंग एंड ओपिनियन, वही हो गया जो हमने लेयर बाय लेयर किस प्रकार से परसेप्शन व्यक्ति का बनता है उसके बारे में बताया है। फिर देखिए अफेक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाय स्प्रेडिंग पॉलिटिकल एजेंडा,
एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, क्योंकि मीडिया पैसा ले रहा है, जबकि मीडिया फोर्थ पिलर है, उसको ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट न्यूज दिखाने की जरूरत है, रियल चीज दिखाने की जरूरत है, ना कि पैसा लेके झूठ का फैलाव करना है। तो दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज दैट इज अंडरगोइंग इन द मीडिया एंड दैट नीड्स टू बी कंट्रोल, दैट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। ओके, तो बायसनेस ऑफ द मीडिया इज नॉट बेनिफिशियल, बेनिफिशियल है ही नहीं। अगर मीडिया बायसनेस होगी देयर विल नॉट बी एनी बेनिफिट, नुकसान ही ज्यादा होता है, क्योंकि सच्चाई फिर सामने नहीं आएगी, सच्चाई छुप जाएगी। फिर अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस, प्रभाव क्या होते हैं पेड न्यूज के, अगर ये इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं है तो फिलहाल तो इलेक्टोरल ऑफेंस है ही नहीं, क्योंकि पैसा दिया जाता है। अब भाई बिजनेस तो बिजनेस है, पैसा दे के ही हम न्यूज चलाते, तारीफ कर दे, गवर्नमेंट स्कीम्स की ही एडवर्टीजमेंट चला दे, क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये बायसनेस एंड फॉल्स न्यूज भी फैलाया जा सकता है, एंड पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स के बीच में के बारे में हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए कुछ सजेशन दिया गया है, उस सजेशन को आप नोट डाउन करें। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक तो ये है कि भाई क्या बोला जा रहा है, जो मीडिया हाउसेस है उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच प्रचार हो सकती है, स्पेशली रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द सस्पेक्टेड पेड न्यूज, ये कमेटी के द्वारा बोला गया था। बाकी अन्य सजेशन की बात करें तो सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया जा सकता है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, स्ट्रिंजेंट एंड टाइट गाइडलाइंस फॉर न्यूज मीडिया ऑन द पोल कवरेज। उसके बाद अगर कोई भी मीडिया पेड न्यूज में इन्वॉल्व है तो इसको नेमिंग करो, सेमिंग करो सोशल मीडिया पर, ताकि ये खुद शर्मिश से शर्मसार हो जाए। उसके बाद पेड पॉलिटिकल न्यूज क्या होते हैं, इसको डिफाइन करने की जरूरत है, ताकि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो रेगुलेट करते हैं प्रेस को, वो सुटेबल गाइडलाइंस जो है जारी कर सके, भाई तुम जो है बायस न्यूज दिखा रहे हो, पेड न्यूज दिखा रहे हो। फिर देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को मॉडिफाई करने की जरूरत है, ताकि पेड न्यूज को इलेक्टोरल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर आप देख सकते हैं जो पीपल हैं, लोग हैं, जो वोटर है, उनको सेंसिटाइज किया जाए कि भाई कौन सा पेड न्यूज है, कौन सा जो है रियल न्यूज है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सके, तो बाकी प्रॉब्लम तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। जनता अगर अवेयर हो गई ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा हमारे देश में। फिर देखिए लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि पेड न्यूज जो है उसको इलेक्टोरल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए इन इट्स 255th रिपोर्ट, ये भी आप सजेशन में यूज कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आपका ये जो पेड न्यूज वाला टॉपिक है ये यहीं पर होता है समाप्त। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वोटिंग टू द NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस थ्रू पोस्टल बैलेट। तो आप समझिए कि एक तो हमारे देश में चुनाव होता है, लोकसभा, जनरल इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, तो बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो इंडियंस जिनकी एज 18 या उससे एबव है, जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, लेकिन वो हमारे देश से बाहर रहते हैं, जिनको हम NRI कहते हैं, या तो एजुकेशन के पर्पज से या फिर जॉब के पर्पज से, ठीक है, तो भाई इनके वोटिंग के अधिकार तो प्रभावित हो गए ना। अब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, पता चला कि भाई 10,000 खर्च करके कौन वोट देने आएगा, टाइम जाएगा, हो सकता है जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर हो तो जॉब भी जा सकती है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है NRI के लिए देश में आना और वोट करना। आप ये भी देख लीजिए ना, अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है तो उनको भी आना बड़ा मुश्किल होता है और वोट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बात फिर जॉब की, पैसे की, नौकरी की, सब की आ जाती है ताक पर, ठीक है। इसलिए इस दुख को दूर करने के लिए एक सिस्टम लाया गया है NRI के लिए। वो सिस्टम क्या है, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से NRI के लिए वोटिंग होती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि वोटिंग राइट्स NRI के लिए 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी, इससे पहले NRI को वोटिंग अलाउड नहीं थी, ये आप देख सकते हैं, ओके, थ्रू एन अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। उसके बाद क्या है, कैसे वोटिंग होगी, तो जो आप देखते हैं हाई कमीशन है, जो देश में होते हैं इंडिया के हाई कमीशन, तो एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि भाई जो व्यक्ति है, जो वोटर है, वो जिस भी रेसिडेंस में रहता है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी बाय द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, और फिर एक डेट निर्धारित होगा कि भाई आपको
इस दिन वोट देना है, तो फिर उसके लिए वोटिंग ऑर्गेनाइज होती है और फिर वोट दिया जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी में। वो व्यक्ति, वो वोटर आगे वोट देगा। इन पर्सन वोटिंग होती है, ध्यान आपको रखना है, ना कि प्रॉक्सी वोटिंग होती है। उस व्यक्ति को आना पड़ेगा, उसका डिटेल जो भी है वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई वही व्यक्ति है, वही वोटर है जो डिटेल्स में मौजूद है। जैसे आप जाते हैं वोटिंग के लिए तो आपका डाटा वेरीफाई किया जाता है ना, वोटर आईडी वेरीफाई किया जाता है, उसी प्रकार से वो सब वेरिफिकेशन होती है। ओके, तब जाके वो वोट दे सकते हैं, या फिर वो एम्बेसी में भी जाके, हाई कमीशन में जाके वोट दे सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। लेकिन प्रॉक्सी वोटिंग नहीं अलाउ है। अब आप सवाल पूछेंगे कि प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, तो एक्चुअली इसके अंतर्गत क्या है ना, हम भले ही वोट ना दे सके, लेकिन मेरे द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति जाके वहां पर उस कंस्टिट्यूएंसी में वोट दे सकते हैं विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर देखा जाए चैलेंज की एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है एनआरआई वोटिंग के लिए, तो एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स, मुश्किल हो सकता है क्योंकि भाई कौन वेरीफाई करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर तो वहां पर होते नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर तो वहां पर होते नहीं है, तो कभी कभी फेक इन्फॉर्मेशन लाकर भी वोटिंग पड़ सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, फेक वोटिंग जिसको हम कहते हैं। फिर पॉलिसिंग एंड सिक्योरिटी कौन करेगा उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए जो जहाँ पर वोटिंग होने वाली है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उतनी तरीके से, अच्छे तरीके से तो लागू होगी नहीं, क्योंकि भाई ये फॉरेन गवर्नमेंट्स है एंड दे आर नॉट बाउंड टू मेंटेन अ साइलेंस पीरियड बिफोर द पोलिंग। ओके, तो एक सिस्टम डिवाइस करने का प्रयास किया गया था, वो है आपका पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की बात चर्चा में है। क्या है आपका ETPBS? तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट मेल के थ्रू या फिर उसके सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू भेज दिया जाएगा, और फिर जो वोटर है वो अपने प्रेफरेंस को मेंशन करेंगे कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, और फिर उसको भेज दिया जाएगा थ्रू पोस्ट के माध्यम से उसको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा, यहाँ पर आप देखिए, और उसको फिर काउंट किया जाएगा इलेक्शन के दौरान। ठीक है, लेकिन ये सुविधा अभी ना सर्विस वोटर को अवेलेबल है, एनआरआई को अवेलेबल नहीं है। सर्विस वोटर में कौन, भाई जो आर्मी नेवी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में काम करते हैं, ठीक है, कुछ ही, ऐसा नहीं कि सभी, और जो वोट नहीं दे सकते अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाकर, जैसे अब कोई आर्मी तैनात है बॉर्डर के एरिया पर, अब उसका वोटिंग जो है भाई यूपी में है, तो अब वो वहां से वो चल के आएगा तो नहीं, तो उसके लिए सर्विस वोटिंग को इनेबल किया गया है। ओके, सिक्योर मेथड होता है वोटिंग का, इसमें कोई डाउट नहीं है, या फिर डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कितना सिक्योर है। फिर देखिए 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद 12 मेंबर कमेटी गठित की गई थी टू इन्वेस्टिगेट एनआरआई वोटिंग थ्रू 3 चैनल्स, या तो वोटिंग बाय पोस्ट, वोटिंग एट एन इंडियन मिशन अब्रोड, या फिर इंटरनेट वोटिंग। एंड अल्टीमेटली 2015 में जो पैनल है सजेस्टेड कि एनआरआई को एक अदर अल्टरनेटिव दिया जा सकता है, ई पोस्टल बैलेट या फिर प्रॉक्सी वोटिंग का ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सजेशन के तौर पर लिख सकते हैं प्रॉक्सी वोटिंग को इनेबल किया जा सकता है, यानी कि उसके बदले दूसरा कैंडिडेट विद ड्यू वेरिफिकेशन फ्रॉम द वोटर कि हाँ भाई इसी को मैंने अपॉइंट किया था, यही मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम इसी से वोट दिलवा रहे हैं अपना। तो इस माध्यम से पूरा जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो सकता है। बाकी अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो टॉपिक है, चैप्टर है 30 तक कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव ओनली लास्ट चैप्टर दैट इज 31, जो कि कंपैरिजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विद द अदर कंट्री, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पर यूपीएससी ने। मैं पीवाईक्यू भी आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देखिए 2021, 19, 23, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोच टू द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। फ्रांस क्या लर्न कर सकता है फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। तो थोड़ा सा फर्दर डिटेल में जा रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन करने पूछ रहा है, बल्कि जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, जैसे फ्रांस में जो आपका सेक्युलरिज्म वाला फीचर है, कंप्लीट सेपरेशन, इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का डिफिनीशन है कि भाई इन्वॉल्वमेंट होते हैं, सबके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है,
यहाँ पर एक रिलीजन को प्रमोशन नहीं, सभी रिलीजन को इक्विटेबल देखा जाता है। तो ये डिफरेंस है, तो आपको इसी में बनाकर लिखना है। फिर देखिए आप राइट टू इक्वलिटी को पकड़कर ये कंपैरिजन करने बोल रहे हैं यूएसए और इंडिया के बीच में। तो ऐसे करके आपका पूरा टॉपिक है और दिया भी गया है, तो आप चिंता ना करें, हम इसे भी कवर करेंगे। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि वी आर गोइंग टू कवर बाय 31 दिसंबर एंड आई थिंक कि आवर टारगेट इज गोइंग टू बी कंप्लीट बाय टुमारो। बस छोटा सा चैप्टर बचा है एंड नाउ वी आर एंडिंग द सेशन। रात के 11:30 बज रहे हैं। सुबह से मैं तो आज रिकॉर्ड ही करता रहा वीडियो फॉर यू कि आप कम से कम अपनी तैयारी को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बाकी देखते हैं आगे की क्या डिसीजन होती है, रणनीति होती है। मेरा सजेशन तो यही है कि प्रीलिम्स की तरफ हम आगे बढ़े, ताकि आप प्रीलिम्स में जो भी हमारे तरफ से मदद हो आपको हम प्रोवाइड कर सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपने सजेशन दे सकते हैं, कुछ सजेशंस आए और सब भी सजेशन दीजिए। वी आर वेटिंग फॉर योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच।